Hi everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Veeraval. So welcome to my Gyne Care channel. सो आपने काफ़ी बार डॉक्टर से ये सुना होगा कि आपकी बच्चेदानी फूल गई है या फिर बच्चेदानी में सूजन हो गई है या फिर चॉकलेट सिस्ट हो गई है या फिर सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि यूट्रस बल्की है, चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है। तो आज सारा ये हम डिस्कशन करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है ये जानने से पहले एक बेसिक मॉडल से हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझेंगे। तो ये यूट्रस यानी कि बच्चेदानी है, ये जो है दोनों गर्भनली यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स है, ये दोनों ओवरीज है यानी कि अंडाशय जो एग प्रोडक्शन यानी कि स्त्री बीज उत्पन्न करते हैं। तो यूट्रस का जो है ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। जो अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके बाहर का लेयर होता है जो मसल्स होते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर का लेयर जो पतला सा होता है उसको बोलते हैं सीरोजा। तो अभी मेन कल्प्रिट क्या रहता है कि जो अंदर की टिश्यू है एंडोमेट्रियम, वो हर महीने पीरियड्स के दौरान पूरा ये जो है एंडोमेट्रियम पूरा शेड हो जाता है, पूरा ब्लड और टिश्यू सारा निकलता है पीरियड्स के रूप में। अभी एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो ये जो अंदर की जो टिश्यू है, अंदर की जो पेशी है एंडोमेट्रियम, ये इस जगह के अलावा बाहर कहीं भी दिखने को मिले तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो सपोज ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये अगर आउटर लेयर है जो यूट्रस का, जो मायोमेट्रियम है उसमें जमा हो जाए तो उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। या फिर कॉमन लैंग्वेज में डॉक्टर आपको समझाते हैं कि थैली फूल गई है या फिर थैली पे सूजन आ गई है। ये अगर फेलोपियन ट्यूब यानी कि गर्भनली या फिर अंडाशय, ये दोनों में किसी को भी अफेक्ट करे तो इससे काफी बार बच्चे रहने में दिक्कत होती है। और इसमें जो ओवरी में जो अगर ये टिश्यू पैदा हो तो फिर वो पूरा ब्लड कलेक्शन कर देती है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो ये जो है ये फ्रंट सेक्शन है। अभी हम सजाइटल सेक्शन यानी कि क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। तो जो ये है यूट्रस है, इसके आगे जो होता है ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, और पीछे जो होता है आंतरडे, आंतरडे होते हैं। तो अगर ये जो अंदर की टिश्यू एंडोमेट्रियम, ये अगर पेशाब की थैली में जमा हो जाए तो हर बार हर महीने पेशेंट को ऐसे कंप्लेंट रहती है कि यूरिन में ब्लड आता है। अगर आगे की जगह पीछे जमा हो जाए तो यहाँ पे पूरा सूजन कर देती है और आंतरडे है ये चिपक जाते हैं। और अगर अंदर की दीवार, आंतरडे की अंदर की दीवार को ये टिश्यू एंडोमेट्रियम उसमें जमा हो जाए तो हर महीने पीरियड्स की तरह ही ये जो है एंडोमेट्रियम शेड ब्लड शेड करता है। हर महीने लेडी को पीरियड्स के दौरान टॉयलेट में भी ब्लड आता है। सो इन कंक्लूजन, अगर बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय की अंदर की पेशी है एंडोमेट्रियम, वो कहीं पे भी बाहर जाके जो ब्लड जमा करती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस किस रीजन से होता है। तो पीसीओएस की तरह ये भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है, और जैसे पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरह इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस के भी केसेस बढ़ रहे हैं। आजकल इंडिया में 2.5 करोड़ महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से परेशान है। तो इसके महत्वपूर्ण रीजन में एक थियरी है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब कि मोस्ट ऑफ जो पीरियड है वो अंदर से बाहर निकलता है, पर कुछ कुछ पीरियड से अंदर जमा होता है और उसकी जो टिश्यू है ये अंदर जाके यहाँ पे ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब सबको इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है जेनेटिक। काफी बार जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है। कोई कहीं पेरिटोनियम की टिश्यू या फिर ओवरी के आसपास की टिश्यू, उसका जो है नॉर्मल एपिथेलियम से एंडोमेट्रियम में कन्वर्जन होता है। दूसरी ये थियरी है। तीसरी है कि बॉडी में हाई एस्ट्रोजन होना, यानी कि अर्ली पीरियड्स आना और लेट पीरियड्स जाना, ये दोनों साइन है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है। तो इस वजह से भी आपको एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। एंडोमेट्रियोसिस को गायनेक की बहुत ही जटिल बीमारी माना जाता है। ये क्यों माना जाता है ये हम देखते हैं। तो जनरली जैसे मैंने बताया कि यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं,
वो हर महीने हॉर्मोन्स उसको अफेक्ट करते हैं। ये टिश्यू जो है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिव होती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी कि पीरियड्स का ब्लड जो है वो प्रोड्यूस करती है और हर महीने इस वजाइना के रूट से वो पूरा शेड होता है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। बट अभी सपोज के ये कोई और जगह पे हो गई, मानो कि ये ओवरी को इन्वॉल्व कर गया है, तो ये यहाँ पे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो उसमें जमा होके पूरा सिस्ट बनाता है, जो ब्राउन कलर का फ्लूइड अंदर कलेक्शन हो जाता है। ब्राउन कलर की वजह से उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है। बिसाइड्स ये दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये टिश्यू कहीं पे भी जाती है तो वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यानी कि सूजन पैदा करती है, हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसके आसपास के जो ऑर्गन है वहां पे चिपक जाते हैं। सपोज कि ये यूट्रस के पीछे आंतरडे में जमा हो गई ये टिश्यू, तो ये आंतरडे को यूट्रस के साथ चिपका देती है, या फिर ब्लैडर में जमा हो गई, ब्लैडर के आसपास जमा हो गई, तो ये सारे ऑर्गन्स को चिपका देती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की जो सर्जरी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। और हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी है ऑलवेज एक्सपर्ट के पास ही कराए, क्योंकि उसमें रिकरेंस रेट मतलब कि वापिस बीमारी आने का चांसेस बहुत ही हाई होता है। अगर सर्जरी प्रॉपर तरीके से ना हो, कंप्लीट ना हो, तो 60 to 70% चांस है कि पेशेंट को ये बीमारी फिर से होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस है, ये कौन कौन सी जगह को कॉमनली अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एंडोमेट्रियोसिस है ये अंदर की टिश्यू यानी कि जो यूट्रस का मायोमेट्रियम यानी कि मसल लेयर है उसको इन्वॉल्व करता है, जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, यानी कि थैली फूल जाना या फिर थैली में सूजन हो जाना। उसकी वजह से लेडी को पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज्यादा पेन होता है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी जो कॉमन जगह है वो है फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है। ये दोनों में अगर हो जाए तो फिर चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, और जो चॉकलेट सिस्ट का जो मटेरियल है, जो टिश्यू है, वो दूसरे बीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ना रहने की तकलीफ बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर फेलोपियन ट्यूब को यानी कि गर्भ नली को अगर एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू अफेक्ट करे तो जो इसकी जो गति क्षमता है, मोटिलिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत होती है। काफी बार ऐसा होता है कि ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस होने की वजह से ये पीछे की तरफ चिपक जाती है। दोनों ओवरी ऐसे मोबाइल होने के बदले पीछे पूरी चिपक जाती है, जिसको किसिंग ओवरी बोलते हैं। उसके अलावा जो यूट्रस का जो पीछे का पार्ट है, जो पीछे की जगह है, पाउच ऑफ डगलास बोलते हैं, वहां पे भी एंडोमेट्रियोसिस होते हैं, या यूट्रस का पीछे का जो लिगामेंट होता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, उसको भी एंडोमेट्रियोसिस कॉमनली अफेक्ट करता है। और उसके अलावा जो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली है उसको अफेक्ट कर सकता है, या फिर आंतरडे उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ये जो है एंडोमेट्रियोसिस वो सारे ऑर्गन्स को चिपका देता है और बॉडी में पूरा सूजन का और तनाव का प्रमाण बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। तो जनरली जो एंडोमेट्रियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव टाइम का डिसीज है, यानी कि ये यंग वुमन में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, और पर्टिकुलरली जिसकी डिलीवरी नहीं हुई है, नलीपेरस वुमन होती है, उसमें काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। तो इसका एक जो प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है डिस्मेनोरिया, ट्रिपल डिस्मेनोरिया। पेशेंट को पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद तीनों टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेल्विक पेन होता है। अगर यंग गर्ल है तो उसके स्कूल या कॉलेज मिस करनी पड़ती है या फिर वर्क से छुट्टी लेनी पड़ती है, ये पेन इतना सीवियर रहता है। फिर सेकेंड, काफ़ी बार बच्चे रहने में दिक्कत होती है। तीसरा, पेशेंट को सेक्सुअल रिलेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। चौथा, क्रॉनिक पेल्विक पेन या फिर बैक एक, पेशेंट को कॉन्स्टेंटली जो है पेडू में दर्द रहता है या फिर कमर दर्द की तकलीफें रहती है। पांचवा, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पूरी बॉडी में सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फटीग यानी कि कॉमनली थकान और वीकनेस देखने को मिलती है। छठा, एंडोमेट्रियोसिस है वो सारी टिश्यू को चिपका देता है,
और इसकी वजह से काफ़ी बार आंतड़े अगर चिपक जाते हैं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं और पेशेंट को गैस और ब्लोटिंग की कंप्लेंट रहती है। इसके अलावा अगर जो आंतड़े की अंदर की दीवार इन्वॉल्व होती है तो हर महीने पीरियड्स की तरह टॉयलेट में भी ब्लड आता है और पेशाब की थैली की अंदर की दीवार इन्वॉल्व होती है तो हर महीने पेशाब में भी एवरी साइक्लिकली मंथ में ब्लड आता है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस का सेशन खत्म होता है। अगर इसको लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आदित्य बिरला हॉस्पिटल में मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू ऑल।